नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बुधवार और संडे को रात को 10 बजे हम किसी ना किसी शख्सियत के साथ मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं और थिएटर के बारे में जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा थिएटर का। और आज हमारे बीच हैं श्री गोपाल सिन्हा जी। आप लखनऊ से हैं। आपने बहुत लंबे समय से थिएटर किया है। आप एक निर्देशक भी हैं, एक्टर भी हैं। आपने मंच व्यवस्थापक को भी संभाला, आपने प्रकाश व्यवस्था भी देखी है। आपने थिएटर में जितने काम होते हैं उनसे जुड़े, उसको किया है, किया क्या उसको जिया है। और आपको 2006 में यूपी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला ने अपने काम के योगदान के लिए थिएटर में। तो चलिए गोपाल जी से मिलते हैं और बातें करते हैं कि सर ने कैसे शुरुआत की और जब सर लखनऊ में काम कर रहे थे तो वहाँ की स्थितियाँ कैसी थी, किस तरह काम होता था। आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आलोक। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू आपका। सर आपका सर समय आपने निकाला। समय निकाला। आज आप इतनी दूर हैं, उसके बाद भी आपने वहाँ पे समय मैनेज किया। नहीं नहीं, बस ऐसे तो कहते हैं ना, जब दिल के करीब चीजें हैं तो इनको हम मिस नहीं कर सकते, कहीं पर भी हो, अपने घर पे हो, बाहर हो। और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी चीजें जो हमारे दिल के करीब होती हैं उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। जी सर। जी सर। आलोक जी है, आलोक जी है, मनोज जी, जुड़ रहे लोग जुड़ रहे हैं। अरे बहुत, सबका स्वागत, सभी का स्वागत, सबको प्रणाम। जी। तो सर कैसे आपका थिएटर में आना थिएटर हुआ? में आना हुआ? क्योंकि आपने तो इंजीनियरिंग पढ़ाई की, बहुत इंजीनियरिंग समय तक पढ़ाई की, इंजीनियरिंग का बहुत समय काम तक किया। इंजीनियरिंग का काम। जी जी, जो आप कह रहे हैं ना इंजीनियरिंग, इसका श्रेय इंजीनियरिंग को ही जाता है गोविंद जी। हुआ ये कि बचपन में जैसे सबके शौक होते हैं, एक अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, तो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ होती थी। और वो स्कूल बड़ा प्रतिष्ठित है एक मायने में, कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब हमारे देश की आज़ादी से भगत सिंह और इन सबसे जुड़े एक भगवती चरण वोरा जी का नाम आता है। और उनकी वाइफ थी दुर्गा भाभी के नाम से। शहीद भगत सिंह पिक्चर जो बनी थी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उनका एक स्कूल लखनऊ में था, लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल। मेरी पढ़ाई वहीं से शुरू हुई और वहाँ पर हाउसेज हुआ करते थे स्कूल में। तो जो हाउस मुझको अलॉट हुआ, तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे एनकरेज किया कि अच्छा भाई गोपाल को ये प्ले, उस बाल सभाएं होती थी, तो हर हफ्ते बाल सभाएं होती थी। तो बाल सभाएं में पता नहीं, मतलब मेरा कोई, मुझे याद नहीं है कि मैं नाटकों में कैसे पहुंचा, लेकिन लोगों ने मुझे पकड़ना शुरू किया, टीचर्स ने। अरे हाँ, मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत जाया करता था और मुझे इनाम भी मिले। हो सकता है शायद वही हो, नाटक हुआ पकड़ लो भाई गोपाल को पकड़ लो। वहां पे मैंने थोड़ा बहुत नाटक किया। उसके बाद थोड़ा पढ़ाई में कुछ ज्यादा, हमारे परिवार का कुछ ऐसा था कि भाई कायस्थ लोग हम लोग, कि पढ़ाई करनी है तो कुछ बनोगे, तो बाकी चीजों पे ध्यान मत रखो। तो खैर पढ़ते लिखते रहे, लेकिन एक शौक बना रहा। बीच में रेडियो के प्रोग्राम्स में भी गए, बच्चों के प्रोग्राम जो होते थे। खैर ये तो एक पृष्ठभूमि था, लेकिन मेरा कोई ऐसा अ, इरादा कभी बचपन में नहीं हुआ कि नाटक है और नाटक ही करना है। लेकिन अट्रैक्शन कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में मेरा रहता था। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा, तो आप जानते हैं वहां पर रैगिंग होती है। तो रैगिंग में आपसे कहा जाता है कि आप कुछ करिए, आप मुर्गे की आवाज निकालिए, आप ये करिए, आप वो करिए। तो वहां पर कुछ जो मुझे असाइनमेंट मिले, बाय डिफॉल्ट मिले, कि आप कोई कैरिकेचर करिए या आप कुछ ये अगर होता तो तुम क्या करते, तुम यहां पर आए हो पढ़ने, तुम्हें कहीं सांप दिखाई पड़ जाए तो क्या होगा। इस तरह की चीजों में, और मैं पता नहीं क्यों घबराया नहीं और मैंने पूरा किया। तो पता नहीं लोगों को, मेरे सीनियर्स को क्या लगा कि यार ये तो कुछ इसमें एक्टिंग के गुण हैं। तो जब हम लोग का फ्रेशर्स का वेलकम हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन प्रोग्राम देगा, तो मेरा नाम आ गया कि गोपाल सिन्हा एक स्किट पेश करेंगे।
मैंने कहा यार मैंने कभी ऐसा अपनी तरफ से कुछ सोचा नहीं, कुछ करा नहीं। तो खैर जब मरता क्या ना करता, तो हमने एक मित्र से बात करी, तो वो हम लोगों ने एक जोड़ तोड़ करके एक कुछ कैरिकेचर मिला के, कुछ कहानी बना के, कुछ 5-10 मिनट का स्किट तैयार करी। और वो बेसिकली गोविंद कुछ नहीं था, वो कैरिकेचर ज्यादा था। कि वो जैसे फेरी वाले आते ना, चूरण वाले और चना गुरों वाले स्टेशन पे, चाय चाय, ये सब चीजें जो होती है, चना गरम ले लो, चना चना जोर गरम, इस तरह कुछ करके कहानी बनाइए। और 5-10 मिनट में साहब वो हिट हो गई। हिट हो गई तो वो साहब फर्स्ट ईयर में हम लोग तो चाहते हो गए। एक अच्छी बात और थी वहां पे हमारे आईआईटी रुड़की में, हम लोग को अपनी हॉबी कंपलसरी थी लेना, और उसके 25 नंबर होते थे एवरी ईयर, साढ़े चार। तो वो मजबूरी में क्या लिया जाए अब। और बहुत सारे जितने सारे गेम्स थे, म्यूजिक थी, उसमें हमें चैन मिला, देखा उसमें ड्रामा भी है। तो हमने बिना सोचे समझे अपनी हॉबी को ड्रामा ले लिया। हमने कहा यार हम फ्रेशर्स के वेलकम में स्टार तो हो ही गए, और वहां पर कुछ माहौल भी था। तो साहब यहां से हमारी वो 25 नंबर जो थे कंपलसरी हर साल, और वो जो हमारा पहला प्रोग्राम था, उसने गोपाल सिन्हा को एक थिएटर, तो उस समय हमें इतनी अकल नहीं थी, ड्रामा और कुछ करते हैं है ना, कल्चरल प्रोग्राम्स में, और लोग तारीफ करते थे तो बड़ी खुशी होती थी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर पता लगा कि ये काम था, जुलाई अगस्त की बात थी। नवंबर में वहां पर एनुअल प्रोग्राम होता है। फर्स्ट ईयर में अब एनुअल प्रोग्राम हुआ, तो वहां पर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत ही स्टैंडर्ड के प्रोग्राम होते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम होते हैं। और वहां पर आपके जो रुड़की के लोकल हैं उनको बुलाया जाता है। तो साहब हमारे मित्रों ने, और फर्स्ट ईयर को देना होता है। तो साहब चूंकि हम स्टार हो गए थे उस प्रोग्राम से, अरे गोपाल चलो कुछ करते हैं यार। तो साहब एक पहला हम लोगों ने रमेश मेहता का प्ले अंडर सेक्रेटरी, वो किसी ने चुना, वो हमारे टीचर ही चुनते थे, ये करो तुम लोग। तो गोविंद यहां से हमारी शुरुआत हुई। तो फिर हम हर साल एनुअल फंक्शन में ड्रामा करते थे। फिर हम लोग के जो हॉस्टल्स थे वहां पे भवन कहलाते थे, गंगा भवन, गोविंद भवन। तो यहाँ पर भी इनका भवन डे हुआ करता था, वहां पर भी कुछ ना कुछ करना पड़ता था। तो आपको यहाँ पर एक बताऊं, आप एक नाटक सुना होगा आपने, बड़ा फेमस हुआ है, एक मशीन जवानी की। हम लोगों ने वहां पर हमारे एक टीचर की मदद से हम लोगों ने बनाया था फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता है ना जो बिजली वाला, कम वोल्टेज दो ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज दो कम वोल्टेज। तो उसमें इंजीनियरिंग का तो चस्का लग चुका था। हमारे एक सीनियर मित्र थे, उन्होंने बनाया कि अगर बुढ़ा है उसको ट्रांसफॉर्मर में डालो तो इधर से जवान निकलेगा। उस तरह की कहानी उस समय थी। तो एनीवे, तो आपने जो पूछा, तो उसका जवाब तो यह है कि बचपन में जरूर कुछ मौके मिले थे, लेकिन जो नींव मेरी पड़ी वो हमारी आईआईटी रुड़की में जो मुझे मौका मिला, और जो वहां पर कंपलसरी हॉबी के 25 मार्क्स थे, वो हमें कुछ करके दिखाना था, ताकि तो वो हमारा शौक ड्रामे में हमारा एक लग गया, और आनंद भी आता था करने में। और अपने आप तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छा चल रहा था, तो मुझे फर्स्ट 5 को स्कॉलरशिप मिलती थी। तो आपके अंदर एक गुण होता है ना, तो वो हमारा ड्रामे का जो गुण था वो ऐड हो गया। अब तो मालूम पड़ा कि अगर वहां पर कन्वोकेशन हो रहा है, उसमें कुछ ड्रामा होना है, तो गोपाल सिन्हा इन पार्टी को, मतलब जो भी हमारे लोग दोस्त यार थे, तो कहीं ना कहीं लगे रहते थे। अब जब वहां से हम पास करके लखनऊ आए, तो किस्मत की बात थी कि हमारे लखनऊ में ही मेरी नौकरी भी लग गई। उस जमाने में यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर थे, तो वहां नौकरी लग गई। ये बात होगी वही 73 में पास किया, 73-74 की बात है। तो पता लगा कि जो हमारे सीनियर हमसे पहले लग... माफी चाहता हूं, तो वो ऑलरेडी लखनऊ आ चुके थे। तो जब मिले, कहले अरे गोपाल तू लखनऊ आ गया यार, लखनऊ मेरा घर भी है यार, सुन नाटक करते हैं यहाँ पर भी। नाटक कैसे करते हैं भाई? कहले अरे यहाँ यहाँ तो यार बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अच्छा, मैं लखनऊ में पढ़ा बड़ा हूं, मैंने देखे थे नाटक, लेकिन नाटक का इतना उस समय तक एक लखनऊ की पोजीशन बन चुकी होगी जहां पे थिएटर ग्रुप्स होंगे, इतनी जानकारी मुझे नहीं थी गोविंद। तो जब उन्होंने, मेरे सीनियर्स ऑलरेडी, एक संकेत नाट्य संस्था हुआ करती थी, उसके वो लोग मेंबर थे, और संकेत उस समय लखनऊ का लीडिंग थिएटर ग्रुप था।
तो साहब जो हमारे सीनियर्स थे ऑलरेडी इंजीनियर्स, वो सब रुड़की, ये सब हमारे आईआईटी रुड़की की देन थी। उनको भी चस्का वहीं से लगा था। लखनऊ आए, अटैच पोस्ट थी, कोई फील्ड का काम नहीं था। शाम को क्या करें, चलो सब छड़े हुआ करते थे उस समय, चलो अपनी शाम अच्छी गुजरेगी, नाटक करते हैं। तो साहब हम भी संकेत नाट्य संस्था में पहुंच गए। अब वहां जब पहुंचे तो फिर साहब फिर तो वो माहौल नाटक का मिल गया हमको। मेरे जो नौकरी थी वो भी 10 से 5 की थी उस समय, नए नए नौकरी में थे। तो बस वो एक उस समय संकेत में हमारे जो डायरेक्टर साहब थे जो करते थे, और भी कई सीनियर लोग थे लखनऊ के बड़े नामी गरामी, के बी चंद्रा साहब। और वो लखनऊ के स्टेज क्राफ्ट के बहुत ही जाने मानी हस्ती रहे हैं। और वो सूचना विभाग में ड्रामा ऑफिसर के पद पर काम भी करते थे, और बहुत से क्रेडिट उनको जाते हैं। उन्होंने लखनऊ में गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर एक कॉम्पिटिटिव नाट्य समारोह लेट 60s में चलाया था, जो कि नाटकों को अवार्ड्स मिलते थे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड्स मिलते थे। उनका सानिध्य मुझे गोविंद मिला, और फिर मेरी वहां से जो रंग यात्रा शुरू हुई। तो शुरुआत तो करी थी, तुमने भी शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये भी हैं वो भी हैं। तो यार मैं तो एक्टर बनने निकला था, लेकिन हुआ क्या कि चूंकि अब प्रोफेशन से इंजीनियर था, तो नाटकों में काम मिला मुझको, चूंकि नए नए थे, छोटे मोटे काम मिले और अच्छा काम किया। लेकिन कुछ तरीका मेरा ऐसा था कि मैं लोगों की निगाह में आ जाता था, लेकिन चूंकि मेरा इंजीनियरिंग प्रोफेशन था, तो मैं अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा बिजी हो गया। हम एक डिजाइन यूनिट होती थी, बड़े बड़े पावर हाउस बनते हैं, थोड़ा बिजी होने लगा। तो नाटकों की रिहर्सल 1 महीने में लगातार, शाम को ऑफिस से लेट भी होता था, तो मेरा नाटक छूटने लगा। तो मुझसे केवी चंद्रा साहब ने कहा, गोपाल तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कत ये है ना तुम 1 महीने लगातार नहीं आ पाओगे। उनको लाइट्स का बहुत अच्छा ज्ञान था। बोले एक काम करो तुम, यार हम चाहते हैं कि तुमको हम छोड़ना नहीं चाहते, तुम्हारी सर्विसेज हमें चाहिए, तुम्हें चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तो तुम लाइट करो। तो मैंने साहब लाइट तो मुझे पता नहीं क्या, कि हमने नाटक तो किए हैं, स्टेज पर किए हैं और हजार ऑडियंस सामने, लेकिन लाइट का क्या, आपके साथ काम करते हैं समझ में आ रहा है 2-3 साल में, लेकिन मैंने तो कोई एबीसीडी नहीं पढ़ी लाइट की, ऐसा कुछ नहीं। कह ले तुमने नाटक के बारे में पढ़ा क्या, लेकिन एक्टिंग करते हो, आ जाएगा, मैं हूं, चिंता ना करो, और तुम तो इंजीनियर हो। तो उन्होंने मुझे फिर वो उस जमाने में जो लाइट्स आती थी, फ्रिजनल लाइट क्या होती, मुझे यहाँ लखनऊ में रविंद्रालय हॉल उन्हीं का बनाया था, सारा लाइट सिस्टम उन्हीं का कराया था। तो वो मुझे जब कभी भी नाटकों की रिहर्सल होती थी गोविंद, तो मुझे बताते थे, देखो ये बेबी है, उसमें बेबी लाइट आया करती थी 500 वाट की, ये फ्रिजनल है, ये पीसी है, इस तरह की लाइट्स, ये स्टैंड इस तरह खुलता है, इसके अपर्चर से खुलते हैं। तो मैं उनके साथ काम करते करते आगे बढ़ा। और जो उनके शुरुआत के जो नाटक थे, बहुत बड़े वास्ट कैनवास के होते थे। उस जमाने में वो एक दिल्ली में शिवेंद्र हुआ करते थे, बहुत अच्छे लाइट के, मुझे अब इसे पता नहीं कहाँ है वो उनके नाटक थे चंद्रा साहब के, एक ध्रुव स्वामी, एक ओ अमेरिका, और सत्य हरिश्चंद्र, बड़े गिमिक्स वाले सब प्ले थे, वो आते थे। तो उनके साथ चंद्रा साहब कहते, देखो ये गोपाल है, छोटा भाई है शिवेंद्र, इसको लाइट में बिल्कुल, इसके अंदर लाइट बिल्कुल गमड़ जमड़ कर दो, ताकि तुम तो हमेशा आ नहीं पाओगे, दिल्ली में रहते हो, इसको सिखा दो। तो गोविंद मेरे लाइट की अ, यात्रा मेरी यहां से शुरू हुई। तो एक्टर था, एक्टर बनते बनते मैं लाइट डिजाइनर बन गया। और फिर मैंने बहुत सारे संकेत के जो भी संस्था के नाटक थे उस जमाने में, संस्थागत काम बहुत होते थे, मतलब अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो फ्रीलांसर ज्यादा नहीं होते थे लोग। तो मैं संकेत के ही नाटकों में ज्यादातर मैं लाइट में ही दिया करता था। और वो होता क्या था, 4-5 दिन की छुट्टी, रिहर्सल में गए और लास्ट डे छुट्टी ले ली, फिर कभी शो बाहर गया तो छुट्टी ले ली। तो यहाँ तो हमारा लाइट डिजाइनर हो गया। उसके बाद जब अभी फैग एंड में जब चलते गए, फिर मेरा प्रमोशन होता गया, मैं बहुत व्यस्त भी होता चला गया, तो लाइट भी छूटी, स्टेज छूटा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुई। तब युवा लोगों ने कहा, यार ऐसा है यार, तुम प्ले डायट क्यों नहीं करते हो, तो मैंने कहा टाइम तो उसमें भी लगता है। तो हमारे एक मित्र हैं डीसी पांडे जी, आईपीएस ऑफिसर है, काफी थिएटर के लखनऊ को उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बेसिकली कानपुर के हैं। वो लखनऊ में आए जी थे, तो उनका मन हो रहा था, बोले गोपाल जी मैं भी प्ले डायट करना चाहता हूँ, यार हम तुम मिल के करते हैं चलो, तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस आएगा। तो कांचन रंग नाटक था, तो वो उन्होंने हमें जोड़ा।
तो इस बीच में वो ठीक हो गया, हास्य नाटक था। तो हमारे संस्था के लोगों ने कहा यार गोपाल, कुछ डायरेक्शन में कुछ कर ही डालो। मैंने कहा यार यार एक लाइट होगी, काफी अच्छा है, लाइट में बढ़िया है, कभी कभी एक्टिंग करने को मिल जाती है। तो उन लोगों ने मुझे एक, उस जमाने में प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहा था, एक कहानी बालक थी जो कभी भी स्टेज पर मैंने कभी होते नहीं सुना था उसको। तो मैंने कहा अगर डायरेक्शन देना है मुझको तो यार बालक कहानी का नाटक मिल जाए तो करूंगा। तो हमारे जो साथी थे हमारे, तब तक हमारे, जो कि बताया कुछ साल पहले की बात है, 2007 की बात है, हमारे, अब मेरी संस्था हो गई थी मंचकृति। तो हमारे दोस्तों ने बालक नाम से मेरा नाम भेज दिया उत्तर प्रदेश, सॉरी, संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली वाले में। वो उनके यहाँ स्कीम होती है ना, वो आपके डायरेक्टर्स को डेबू डेबू जो करते हैं उनके लिए। तो साहब वो बालक थपलियाल जी ने उसकी रूपांतरण किया उसका, उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने, और एक बहुत अच्छी स्किट बन गई। तो वो कहा जाए एक तरह से फुल फ्लेजेड बालक नाटक किया उसमें। आजकल हमारे लखनऊ के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, काफी निर्देशन बहुत दे रहे हैं, संगम बहुगुणा नाम सुना होगा। और एक नीतू पांडे हैं लखनऊ की, आजकल मुंबई में बहुत अच्छे काम कर रही हैं वो, नीतू पांडे। इन दोनों ने उसमें लीड रोल में काम किया। तो साहब वो बालक, अब मैं अपने को तो नहीं था, प्रेमचंद की कहानी थी, थपलियाल जी की स्क्रिप्ट थी, मेरे तो खाली उसमें लगा साहब वो नाटक पसंद किया लोगों ने। तो साहब वो डायरेक्टर का भी बिल्ला लग गया मेरे ऊपर। तो इस तरह से अभी जो तुमने कहा, तो मैं एक्टर भी और लाइट डिजाइनर भी और डायरेक्टर भी, हाँ। जो मेरी पूरी जर्नी थी ये, चूंकि मैं हर जगह जहां पर भी रहा, तो जो एक संस्था का एक टॉप मैनेजमेंट होता है, पता नहीं मैं उसके करीब हमेशा पहुंच गया या रहा। तो जिम्मेदारी दी गई मुझको, ये प्ले होना है, गोपाल तुम्हें जब भी टाइम मिले यार इसको तुम ये देख लेना, पब्लिसिटी देख लेना, टिकट कैसे देख लेना है, शो होना है। तो मैं अगर नाटक नहीं भी करता था, मान लीजिए मैं छूटा ऑफिस से 8 बजे, तो सीधे रिहर्सल प्लेस पर, और वहां की जो दिक्कतें होती थी या जो एक प्लानिंग होती थी, उसको मैं जुड़ता था, ताकि हम जो प्ले कर रहे हैं, अपने आप को एक कीड़ा लग गया था, नाटक से जुड़ के रहना है। तो नाटकों के करने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसका जो टोटल रिहर्सल से लेकर मंच का जो एक पूरी प्रोसेस होती है, फिर वो मैं देखने लगा, मतलब किसी के बिना कहे। तो वो अपने आप ही फिर मेरी जो, हम लोगों ने एक नई संस्था खोली मंचकृति, उसने एक हास्य नाट्य समारोह का नियमित आयोजन शुरू किया। उसका बहुत बड़ा कैनवस था, पैसा नहीं आता था, तो सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अच्छा चूंकि इंजीनियर था, बाकी लोग आप जानते हैं नाटक वाले लिखा पढ़ी में थोड़ा कमजोर होते हैं, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती थी। तो प्रेस कैसे हैंडल करना है, पब्लिसिटी कैसे हैंडल करनी है, फाइनेंसिस कहाँ से लाने हैं, इसमें मैं एसोसिएट रहने लगा। तो जो टोटल एक, आप कह सकते हो कि जो एक मैनेजमेंट का जो काम होता है, उसमें चूंकि मुझे टाइम नाटकों के लिए नहीं मिल रहा था, तो जब भी मैं फ्री होता था, तो वो फिर मैं स्टेज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मुझको मिलती थी। और उस नाते मैंने वो पूरा बाबू हरदयाल वास्तव हास्य नाट्य समारोह अब तक होता रहा है मंच सिटी के बैनर तले, पिछले 26-27 सालों से, और सिर्फ हास्य नाटक होते हैं। फिर संस्था का जो कोई भी नाटक होता था, आर्टिस्ट की कोई समस्या हो, अरे यार गोपाल वो फला यार आर्टिस्ट प्रॉब्लम कर रहा है, यार फला ये दिक्कत हो रही है, तो एक कहा जाए कि कोर ग्रुप के जो मेंबर की तरह मैं स्टेज मैनेजमेंट में भी बाय डिफॉल्ट कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, या नाटक के प्रति प्रेम कह लीजिए, एक ये रहता था नाटक होना चाहिए, नाटक होना चाहिए। अगर कोई कलाकार बदमाशी कर रहा है तो क्या बदमाशी है, उसको ठीक करें। अगर कोई आदमी नाराज होकर चला गया तो उसको ठीक करके चीजें व्यवस्थित कर दी जाएं। तो ये चार बिल्ले मेरे आगे पीछे चलते रहे। एक एक चीज और थी जो शायद मिस हो गई। इस बीच में क्या हुआ कि जो एक मैं वाद विवाद प्रतिताय करता था, और बिकॉज ऑफिस में बिजी रहता था, तो कभी कभी बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने एक शुरू किया, संगोष्ठी आयोजन शुरू किया। अब संगोष्ठी आयोजन में बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब उसमें आपके हबीब तनवीर जी आ रहे हैं, एम के रैना साहब आ रहे हैं, अंकुर जी आ रहे हैं। तो भाई इसका संचालन कौन करे? कहले यार ये गोपाल बिल्कुल फिट आदमी है, इनको पकड़ लो। तो गोविंद उस नाते मैंने
अब लखनऊ में हमारी संस्था का तो जो संगोष्ठी संचालन होता था वो मेरे जिम्मे, उसका संचालन जो लखनऊ की और संस्थाएं जो करती थी, और उसमें उन्होंने किसी अगर इंपॉर्टेंट आदमी को बुला लिया तो उसका संचालन गोपाल सेना को करना है, तो वो मेरे जिम्मे आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि आप जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। मास्टर तो नहीं कहूंगा मैं किसी चीज को, लेकिन हाँ, सब चीजों में अपने हाथ आजमा चुके हैं। ये जरूरी भी है ना सर, जरूरी भी है ना सर, क्योंकि जिस तरह के उसमें सारा कुछ जानना, सारा खुद ही करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। हाँ हाँ। और एक अच्छी हाँ हाँ, बताओ बताओ। एक्चुअली मैं ये कहता है अच्छी बात, हाँ बताना चाहता हाँ हाँ, कि सतीश आनंद जी भी है आपको। अरे वाह, बहुत बहुत सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत अच्छा लगा आपकी उपस्थिति से मुझको। ललित सर है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत है ललित। सुनील विश्वकर्मा जी। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, बड़े बहुत अच्छे लोग। अब तो कोई बात बात मतलब अच्छा लग रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। और अब बस यही डर लगता है कि सतीश आनंद जी कहाँ, ललित पोखरिया का एक दूसरा अपना वो है, गोपाल सिन्हा ना कभी कोई ऐसा किसी स्कूल में गए हैं थिएटर के, बस कभी ललित से सीखा। सतीश आनंद जी का तो नाम ही इतना है, उनको सुन समझ के बहुत कुछ हुआ। और ये जो बात कर रहा था मैं, एक मेरा अच्छा सौभाग्य रहा एक मेरा गोविंद, मुझे बहुत अच्छे लोगों का सानिध्य मिला मुझको। जैसे मैंने लाइट में काम तो किया, केबी चंद्रा जी से मैंने सीखा, मेरे गुरु समान थे। लेकिन जब मैं लाइट करते करते शायद ऐसे मुकाम पर पहुंच गया, तो उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने एक ऐसा कि मैं उनके प्ले में अगर लाइट करेगा तो मैं करूंगा। अब वो दर्पण में फिर रंजीत कपूर जी आए, तो फिर उन्होंने कहा गोपाल मेरी उसमें लाइट करेंगे। फिर पता लगा कि बाद में शहर में अक्सर ऐसी ललित सिंह पोखरिया हैं, सब नाटकों में थे लेकिन कुछ खास इनकी नाट प्रस्तुतियां हैं, इन्होंने मुझे लाइट का जिम्मा दिया। फिर पुनीत अस्थाना है, उन्होंने मुझे कहा। तो क्या हुआ कि जो अ, मेरा लोगों से जो इस तरह का संपर्क हुआ, तो मैं अपने आप, और इतने अच्छे इतने ज्ञानी लोग थे, इतने विद्वान लोग थे अपने अपने फील्ड के, चाहे वो युवा के रूप में ललित हो, या पुनीत अस्थाना हो, या सीनियर लोगों में रंजीत कपूर हो, या थपलियाल जी हो, बहुत कुछ सीखा। सूरमोहन कुलश्रेष्ठ, उन्होंने मुझसे लाइट कराई, और उनके साथ तो हम लाहौर गए, और भी कई जगह जहां जहां नाटक गया। तो क्या, जब आप काम करते हैं, ये सब लोग अपने आप में एक स्कूल हैं। तो आप आपका नाम जरूर है कि हम लाइट डिजाइनर हैं, लेकिन हम डिजाइन वही करते हैं जो उस डायरेक्टर की अपनी समझ होती है, जो चाहता है करना, वो जो चाहता है वो हमें करना है। तो ये जो प्रोसेस है, मैं सीखता गया इससे, और मैं आगे बढ़ता गया। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों के साथ काम कर सका जो आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अपनी अपनी फील्ड में नाट्य निर्देशन में जाने जाते हैं। मैं एक्टिंग मैंने बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उसमें केबी चंद्रा साहब के साथ काम किया मैंने। थपलियाल जी ने शिकायत करते थे, यार गोपाल तुमसे लाइट करवाऊंगा तो एक्टिंग कैसे करूं। तो खैर वो उनके कुछ नाटकों में मैंने किया, अभिनय किया, जुगल किशोर के साथ अभिनय किया। फिर हमारे साथ के संगम बहुगुणा है, वो तो बहुत करते हैं नाटक, हास्य नाटक स्पेशली, उनके साथ कई नाटकों में मैंने किया अभिनय। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें भी हुई कि लोग कैसे शिकायत करते थे, यार तुम मौका निकालो। मैं कहता हूं कि भाई मैं तैयार हूं, मेरा बेसिक पहला तो शौक एक्टर ही बनने का है, और एक्टर में जो प्रशंसा मिलती है उससे कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। लाइट डिजाइनर को तो लोग इतना पब्लिक में इतना वो नहीं होता, वो आपकी संतुष्टि के लिए है। जब एक्टर बन जाते हो तो आपको पब्लिक स्टेज पर आके आपसे हाथ मिलाती है, तो एक कहीं ना कहीं मन करता है। लेकिन बहुत सारी चूंकि ठप्पा लग गया लाइट का, तो लाइट ही करनी है। इस तरह से जो मेरा मुकाम आगे बढ़ता गया, फिर डायरेक्शन में जब आए तो मन किया कि चलो, लोगों ने भी मुझे एनकरेज किया,
तो डीपी सिन्हा साहब का एक प्ले है सादार आपका, और सुदेश दीपक जी का है काल कोठरी, हमारे मित्र हैं, क्या गोपाल आप ही करोगे इसको, वो किया। फिर अभी लेटेस्ट ये था कि हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, बहुत अच्छे गाते हैं, उत्तर प्रदेश में तो नाम है ही उनका, देवेश चतुर्वेदी जी, वो सारे गांव पता नहीं कहाँ पर टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो वो आए कि गोपाल जी हमने एक विवेकानंद जी के लाइफ के ऊपर एक नाटक कंसीव किया, हमारे एक मित्र ने लिखा है, हम आपके, और वो म्यूजिकल होगा लाइव में, हम आपसे डायरेक्ट करना चाहते हैं। वो ही केम टू मी, माई घर आए मेरे, मैंने कहा यार गोपाल सिन्हा ऐसा कौन सा भाई नाम है, कहले नहीं सर मैंने सुना, मैंने काम देखा आपका, और मुझे लगता है कि आप करेंगे, और हम ऐसा भी चाहते हैं हम जिससे कम्युनिकेट कर सकें। तो वो विवेकानंद की लाइफ के ऊपर उसके 3-4 शो हुए, और उसका जो सेकंड शो हुआ वो तो इतना मतलब लोगों ने पसंद किया। वो विवेकानंद जी के लास्ट ईयर हुआ था, जयंती के एक दिन पहले, कि मालिनी अवस्थी जी और अवनीश अवस्थी जी उनके हस्बैंड है, और भी कई वीआईपी थे, तो उन्होंने कहा ये तो विवेकानंद ऐसे आदमी के ऊपर इतनी सहज तरीके से बात करी है, और इतनी अच्छी तरह से दिल को छूती है प्रस्तुति, और हर चीज जो उसका नाटक जो उसमें दिखाया गया है इतना करीब कर देता है, म्यूजिक इतनी करीब कर देती है, इसके तो हर जगह पूरे विदेश में शो होने चाहिए। तो इस तरह से चीजें बढ़ती चली गई, और मुझे बस खुशी इस बात की है कि अपने इस पूरे दौर में मुझे सीखने को आज भी मिल रहा है। अभी ललित ने मुझसे कहा जनवरी में, गोपाल जी आपको प्ले करना है, वो मेरे साथ लाइट करनी है। तो उनका एक प्ले है बहुत और बड़ी डिफिकल्ट लाइट है उसके अंदर, अगर ललित सुन रहे होंगे मुझे, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने वो जिम्मेदारी और विश्वास, और वाकई में जब मैं उसको देखा मैंने, तो कि ये बड़ा डिफिकल्ट टाइप की प्रस्तुति है, और उसमें ये कुछ और चाहते हैं, तो अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अभी उस सीखने की राह में हूँ, सीखता जा रहा हूँ, काम करता जा रहा हूँ, और ऐसे अच्छे लोग मुझको मिलते जा रहे हैं। अब देखिए गोविंद से मेरी मुलाकात हो गई, तो आपसे भी मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे, फिर आपके बारे में मुझे पता लगा कि क्या है, तो पता लगने से ही आदमी बहुत कुछ सीखता है। तो गोविंद ये मेरी एक लाइफ मेरी है। मैं इस समय आई हैव कंप्लीटेड 70 ईयर्स। मुझे पता नहीं कि मैंने कहते हैं ना कि क्या खोया क्या पाया, मुझे लग रहा है कि वो जिंदगी चल रही है थिएटर में, और चलती रहे। इस बीच में मेरा एक और आयाम जुड़ गया, शौक था लिखने पढ़ने का, तो क्या किया जाए। तो पहले तो शुरुआती दौर में जब नाटक वाटक देखता था, लखनऊ में कुछ चीजें होती थी, तो नाटकों के बारे में लोग लिखते नहीं है ज्यादा, लखनऊ ऐसी जगहों पर ना कुछ मिलती हैं। तो मैंने जो लखनऊ की गतिविधियां हैं उनके ऊपर एक जनरल इंग्लिश में आर्टिकल लिखना शुरू किया, तो हिंदुस्तान टाइम्स में अक्सर छपा भी वो, प्लस फिर कुछ मैगजीन्स में भी छपे मेरे कुछ आर्टिकल। तब मुझे अचानक लगा कि मैं 2002 की बात है शायद, मैं एनएसडी में कथा एक कंस की नाटक में गया था उसमें, तो वहां पर लड़कों ने मुझसे ये पूछा, इस नाटक के डायरेक्टर हैं केबी चंद्रा, ये हैं कौन? जबकि उत्तर प्रदेश में केबी चंद्रा का एक नाम था। वो पता लगा कि उन्होंने लखनऊ फोन किया या कहीं पे फोन किया अपने, यार वो लखनऊ के एक केबी चंद्रा का नाटक था कथा एक कंस की, बड़ा अच्छा नाटक था, और वो उनका था ना, बड़े उनके नाटक भव्य हुआ करते थे। अब तो बेचारे ही इज नो मोर, 2017 में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने लखनऊ के लोगों से पूछा, तो नेचुरली अपने उम्र के लोगों से पूछा होगा जो उनकी उम्र के थे, उनका केबी चंद्रा साहब को वो ज्यादा जानते नहीं है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ऐसी सी बात है, तब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है कि लखनऊ के लोगों से इनको पता लग रहा है कि हु इज केबी चंद्रा। तो मैंने कहा कि जब मैं मुझे दिमाग में लगा कि कुछ करना चाहिए कि जो लखनऊ में हो रहा है उसका एक ऐसा रिकॉर्ड हो, ऐसा कुछ संकलन हो जो लोगों तक पहुंचे। तब जब मैं कूदा तो पता लगा कि ऑलरेडी लोग लिख रहे हैं लखनऊ के बारे में कि ये सब नाटक हुआ था, ये नाटक, लेकिन बहुत डिटेल्ड में नहीं जा रहे हैं, और वो अलग अलग फुटकर तरीके से हो रहा है एक जगह। तो फिर मैंने 2003 में उस पर काम शुरू किया, क्योंकि नौकरी पेशे में थे, प्लस आप जानते हैं कि ये सब चीजें, इंफॉर्मेशन निकालना, कलेक्ट करना,
हर आदमी इसमें कॉपरेट नहीं करता, इतना आसान भी नहीं होता है। तो मुझे बहुत टाइम लग गया लोगों से बात करते हुए। इंटरव्यू लोगों से बात करूं तो आज नहीं कल आना, परसों आना, या नाटक उनके चल रहे हैं। तो होते होते वो मैंने फिर जिद पकड़ ली कि मैं तो लखनऊ रंगमंच का इतिहास जितना मैं कर सकता करूंगा। होते होते फिर ललित ने मेरी बड़ी हेल्प करी उसमें, कि जब वो पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो उसका इन्होंने पूरा उसको पढ़ के ओके किया कि नहीं आप इसको विमोचन के लिए तैयार है ये। तो विमोचन हुआ उसका। वो लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि किताब पतली जरूर है, उसको कोई भी आदमी पढ़ने में संकोच नहीं करेगा, यार इतनी मोटा इतिहास कौन पढ़े। लेकिन मैंने देखा कि बहुत कुछ संकलन मेरे पास था, और बहुत कुछ ऐसा था जो मेरे मस्तिष्क में था जो किताब में नहीं था। मैंने कहा यार ये सब भी आना चाहिए। तो किताब छपने के बाद मैं फिर लग गया कि अब इसको मुझे विस्तार देना है। होते होते ये लास्ट ईयर लॉकडाउन हो गया, मैं उसी में लगा हुआ था। मैंने कहा अब क्या करूं, सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। फिर मैंने देखा कि लोग अपना अपना वही से ये जो हम और आप बात कर रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम शुरू हुए। फिर मैंने देखा देखी कुछ प्रोग्राम हो रहा था, मैंने कुछ कहानियों का नाट्य पाठ भी किया। मैंने उसका वीडियो बना के फेसबुक पे डाला, लोगों ने अरे एक अपने आप। मैंने कहा यार ये कहानी का नाट्य पाठ तो सब होता रहता है, किताब मैं काम कर रहा हूं। अब पता नहीं लॉकडाउन हो गया, कोरोना, कौन बचता है नहीं बचता है। कम से कम जो जानकारी मेरे पास है, फेसबुक का इतना अच्छा जरिया हो गया है, इतना माध्यम हो गया है, और यूट्यूब भी आ गया है। तो मैं क्यों ना यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो मेरे पास जानकारी है मैं लोगों से शेयर करता हूं। लोग उसको आज सुनेंगे, कल सुनेंगे, कहीं ना कहीं जब आवाज जाएगी तो उनको लखनऊ के इतिहास के प्रति आकर्षण भी होगा और रुचि पैदा होगी। तो मैंने लास्ट ईयर कोरोना लॉकडाउन के बीच में मई से, मई के फर्स्ट वीक से लखनऊ रंगमंच के इतिहास की जानकारी को शेयर करना शुरू किया। यद्यपि मेरी किताब प्रकाशित हो चुकी थी, उसको भी मैंने आधार बनाया, और बीच में और मेरे तेजी आ गया जब मैं देखा लोगों ने कि मैं लखनऊ रंगमंच का इतिहास बता रहा हूं, तो उनको भी मदद करने की अंदर से इच्छा हुई। तो उन्होंने खुद कहा यार गोपाल, कभी बात करते हैं, बड़ी जानकारी है मेरे पास। जो लोग पहले अवॉइड करते थे तो वो फिर मेरे बातचीत हुई फोन पर। आप यकीन नहीं मानो गोविंद, लगातार 4 4 दिन तक 2 2 3 3 घंटे मेरी फोन पे वार्तालाप हुई है। वार्तालाप क्या हुई है, जो सूचनाएं, जो उनकी मेमोरी, जो एक्सपीरियंसेस, वो सब शेयर करके उसमें इतनी गजब की जानकारियां मिली हैं कि पता लगा कि लखनऊ के मोहल्लों में अंदर तखत लगा के नोन नाटक करते थे, और घर की चदरें बना के कर्टेन बनाते थे, और प्रॉपर नाटक होते थे, और वो हंडे वंडे लगा के, ऐसी जानकारियां मिली। तो वो मैंने पूरा लखनऊ रंगमंच का इतिहास 31 कड़ियों में इस पिछले महीने मैंने पूरा किया है। इसको मैं चूंकि फेसबुक पे शेयर किया, मुझे लगा कि लोगों ने देखा, ये मेरी मुझे लगता है एक उपलब्धि मैं अपने मानता हूं। और अब मैं उसकी किताब को फॉर्म में, किताब की फॉर्म में लाना जा रहा हूं, उसी पे लगा हूं आजकल। ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूं, और जितनी अच्छी किताब बन सकती है कोशिश है कि उसमें मैं पुराने नाटकों की फोटो वगैरह मिल जाए, उसको भी उसमें प्रकाशित कर दूं। तो मुझे लगता है कि उस बात से जरूर मुझे संतुष्टि मिल रही है। और किताब जब छप जाएगी तो मुझे लगेगा कि लखनऊ का इतिहास अब संरक्षित हो गया। सर ये बहुत बड़ा सर काम ये है बहुत सर, बड़ा काम है सर, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा कुछ नहीं मिला। मतलब इतिहास की अगर मतलब बात करें इतिहास तो की अगर इतिहास बात में करें तो इतिहास में लोगों ने, जिन्होंने काम कर रखा है, उनको ही पता नहीं कि उन्होंने नाटक कौन सा कब किया। उनको डेट नहीं याद है, उनको लेखक नहीं याद है। तो ये समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमने थोड़ा सा चिंगारी लगाई है, मुझे लगता है उससे लखनऊ रंगमंच के बारे में तो जानकारी उपलब्ध हो जाएगी एक हद तक। सर एक बात सर पूछना चाह एक रहा था बात मैं पूछना चाह रहा था हाँ हाँ, बता। कि आप कि इंजीनियर हैं आप और आपने इंजीनियर लाइटिंग हैं भी और की, आपने लाइटिंग भी की, तो इंजीनियरिंग ने तो कितनी इंजीनियरिंग मदद ने की कितनी लाइफ में? मदद की लाइफ में? फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं है। जी बस इतना जरूर होता था कि, और मैं समझता हूँ वो जानकारी तो कोई इलेक्ट्रिशियन जो हॉल्स में उनको भी होता होगा, ये जरूर है कि
जब मैं शुरुआत करी मैंने, तो वो जब आपको कनेक्शंस खुद करने पड़ते हैं या आप कंट्रोल पैनल पे जाते हैं या एमसीबीज हैं, वो जो पूरा लाइट, जो एक लाइट का जो अपना एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम, ये पीसी लाइट है, ये बेबी लाइट है, क्योंकि उसके बारे में मुझे तो फिजिकली देख के जानकारी लेनी पड़ी। लेकिन उसके जो बैकग्राउंड का जो कंट्रोल पैनल है, इवन जो डिमर के जो उसके घुमाने वाले डिमर हैं या जो हैंडल वाले डिमर हैं, वो ऑपरेट कैसे करते हैं, है ना। और प्लस आप लाइट कंट्रोल रूम में दूर है, आप यहाँ पर नंबर कैसे करते हैं, जो फेयरिंग होती है, ये जो बेसिक, ये मुझे इसमें कभी कोई हैरानी नहीं हुई, दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग के मतलब पढ़ाई जा चुकी थी हम लोग को। तो जो कैसे वर्क करता है, जो घुमाने वाला होता है, एक वो रियोस्टेट टाइप का होता है, प्लस वो पहले लोग डाल के लगाते थे ना, वो कील लगा दी और वो उसमें डाल दिया, तो प्लस जो हैंडल वाले होते हैं, अब डिमर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिमर आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक डिमर आ गया, एक कंप्यूटर आ गया, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ कंप्यूटर भी हम लोग वर्स हो गए। तो ये जो एक इंजीनियरिंग का पार्ट हो सकता है, वो मैं समझता हूँ कि तुम, चूंकि तुम भी लाइट डिजाइनर हो, तुम्हें भी सब चीजें आ गई होंगी। मुझे वो मुझे खाली उतना पार्ट लगा। लेकिन एज ए लाइट डिजाइनर, जो चंद्रा साहब कहते थे कि तुम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तुम आराम वो होगा, तो मुझे लगा नहीं कि वो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने मुझे कोई वैसे बहुत फायदा किया हो। हाँ, अब वो लेंस कैसे लगते हैं, वो साइंस का स्टूडेंट जानता है कि वो कौन सा लेंस है, कैसे बीम बंद, कैसे वो कंसंट्रेट, कैसे फोकस होता है, एपर्चर है, वो आप कैसे इमेज बड़ी होती छोटी होती है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें कॉमन सेंस की हैं, और फिजिक्स में अगर आपने पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, तो सब चीजें आ जाएंगी। तो बेसिकली मुझे जो आपने क्वेश्चन किया, मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई ऐसा रोल रहा हो जिसने कि मुझे कोई बहुत मदद करी हो। लेकिन सर एक बात है, जैसे आपने आईआईटी की बात की, बात तो की, मुझे कान तो मुझे याद आ कान गया याद आ गया कि कि आईआईटीज आईआईटीज कल्चर को कितना कल्चर इम्पोर्टेंस को दिया कितना जाता है। इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कि मतलब आप कि पढ़ने तो गए हैं, पढ़ने तो गए हैं, भी कल्चर की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि कानपुर आईआईटी हम लोग कानपुर आईआईटी हम लोग इलाहाबाद से जाया करते थे नाटक करने। हाँ, वहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है भाई। यस यस, अंतराग्नि। मैं भी उसमें गया हूँ, 3-4 बार जज बन के गया हूँ। बहुत, कितना बड़ा, और कितना, देखिए आप जाइए तो क्या रौनक रहती है उसमें फेस्टिवल की। तो ऐसे ही कुछ माहौल हमारे आईआईटी रुड़की में भी था। तो ये जो आपकी बात है, इस बात से तो मैं, और आज भी जितने भी प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो आपके रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इनको कि हम आजकल एनआईटी बोलते हैं, अक्सर मेरे पास इनविटेशन आता है, मुझे पता लगता है कि वहां पर फेस्टिवल्स होते हैं, और वाकई में लोग मेहनत करके आते हैं और नाटकों को प्रेजेंट करते हैं, और नाटक के सभी फॉर्म है वहां पर। मतलब आपको वहां पे वो पेंटोमाइम भी मिल जाएगा, मोनो एक्टिंग, सोलो बोलते हैं, सोलो परफॉर्मेंस, फिर वो कहते हैं नुक्कड़ नाटक भी है। तो मुझे लगता है कि ये जो कैंपस हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, ये इवन फॉर दैट मेडिकल कॉलेज, आपको मालूम है लखनऊ मेडिकल कॉलेज की आज भी है, ड्रामेटिक सोसाइटी ऑफ लखनऊ मेडिकल कॉलेज, आज से नहीं 50 से काम कर रही है। और उनके यहाँ अमृता नागर जी के जो बेटे थे कुमुद नागर जी, उन्होंने बहुत सालों तक वहां पर नाटक करवाए। ऐसे हमारे संगम बहुगुणा है जो आज हमारे साथी हैं, वो भी आजकल वो वहां पे जाके और प्रॉपर नाटक करते हैं वो लोग। और डॉक्टर होने के बाद चाहे वो उनको रिहर्सल करनी पड़े रात को, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते वो साहब, आज भी बहुत अच्छे नाटक करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं। तो जो कैंपस हैं, और एक चीज आपको बता दूं, जो आपने बात करी, शायद जो हमारे इंजीनियरिंग कैंपस का जो एक, आपको जो कल्चर का जो एक माहौल है वहां पर, कि किस तरह से आपको वहां कल्चर देखने को मिलता है, और नॉट ओनली ड्रामा, म्यूजिक ले लीजिए, आपको हर तरह का, आपको वहां पर एक बेस्ट क्वालिटी मिलेगी देखने को। और शायद यही जो मैंने सीखा उस माहौल में रह के, तो थिएटर ने मुझको, मेरे प्रोफेशन ने बहुत हेल्प करी।
जो आप बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग ने हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाइट में क्या मुझे हेल्प करी, ये डेफिनेटली है कि जो थिएटर में जो मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा, उसने मुझको मेरे अपना जॉब था वहां पर जो कैसे हैंडल करना है, वो मुझे बहुत हेल्प करी। और मैंने वहां पर इस बात का ध्यान रखा कि थिएटर इज माई हॉबी, इट विल रिमेन माई हॉबी। मैं नौकरी कर रहा हूँ, रोजी रोटी मेरी वहां की है, तो मेरी सारी जिम्मेदारी पहले वहां की आती है। और इसीलिए मैंने जो बताया आपको कि मैंने शुरू में एक्टिंग छोड़ी, क्योंकि एक एक महीने तक आप रिहर्सल नहीं कर सकते, हम लेट हो रहे हैं, या मान पड़ा नाटक के आसपास कहीं कोई मीटिंग फंस गई, कभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कोई और असाइनमेंट आ गया, तो मैंने रखा। तो मैंने अपनी वहीं पर पूरी इंपॉर्टेंस दी। और शायद ये वही था कि जो हम लोग को एक पूरे ऐसे माहौल में हम लोग पले बढ़े, और हम लोगों ने वहां पर अपना ये हॉबी भी कल्टीवेट करी, पढ़ाई को भी देखा। तो हम अपने प्रोफेशन के प्रति भी कोशिश करी कि पूरी ईमानदारी बरतें, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। और उसका कारण यही रहा कि ड्यूरिंग ऑल माय करियर नाटक मेरे कभी आड़े नहीं आया, और नाटक में मेरी नौकरी आड़े नहीं आई। और बल्कि जो आज मैं थिएटर में मुझे लोग जानते हैं, ऐसे ही मेरे डिपार्टमेंट में भी उस समय लोग जानते थे कि अगर कोई डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है तो गोपाल सिन्हा को लेके आओ। तो मुझे लोग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी पोस्टिंग कराते थे कि इसको लेके आओ, ये मतलब एक कमिटमेंट वाले इंजीनियर हैं, इनको कोई जिम्मेदारी करेंगे। तो वो एक सेटिस्फेक्शन शायद मैंने कहा ना कि वो कैसे आया कि हम थिएटर के थे। थिएटर में जब तक कमिटमेंट नहीं है आप कुछ कर नहीं सकते। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई 11 तारीख को गोविंद के साथ आपको इंटरव्यू देना, आपको ये नाटक करना है, मंच पे है, गोविंद लाइव आ जाएंगे, आपको शो करना है। तो गोपाल सिन्हा के पास कोई एस्केप नहीं है, उस दिन वो नाटक होना है, पर्दा खुलेगा तो गोपाल सिन्हा या उनकी टीम दिखाई पड़नी चाहिए। दैट इज ए कमिटमेंट। अब वो आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, ये जिम्मेदारी उन आर्टिस्ट की है, दर्शक तो आ जाएगा देखने के लिए। ये कमिट प्लस नाटक में एक और चीज मैंने सीखी जो था टीम स्पिरिट। तो मैं हमेशा जब मैं सीनियर पोजीशन पर आया, व्हेन आई बिकेम HOD एंड एक सीनियर पोजीशन पे आप होते हैं, तो मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि स्टाफ है, हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं, आपका वर्किंग स्टाफ है, आपका क्लरिकल स्टाफ है, इवन आपका जो क्लास 4 एम्प्लॉयज है, वो सब एक टीम वर्क है। तो वहां पर भी मुझे कभी दिक्कत नहीं आई एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज आई कंसिडर माई ऑफिस एज ए टीम। तो जो नाटक में हम लोग सीखते हैं, तो वही मैंने कहा ना, नाटक से मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा जो मुझे मेरे प्रोफेशन में हेल्प करी। और मैंने जो इंजीनियरिंग में जो मेरा एक अपना था कि भाई जो काम कर रहे हो वो तो करके देना है, उसे ईमानदारी, वही मैंने नाटक में भी सीखा कि भाई मैं पढ़ लिख के आया हूं, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो यार नौकरी तो इंजीनियरिंग की करनी है। तो ये सब चीजें ऐसी रही जो मुझे मदद करती रही। सर ये ललित सर ने कुछ लिखा है कि मैंने जीवन में एक बार ऑपरेशन किया जिसको डिजाइन आपने किया था। अच्छा, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शहीदों ने लौ जगाई जो, ललित सर वो बाद में लिख देंगे आप। अच्छा, मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद वो नाटक शहीदों ने लौ जगाई जो था, उसमें मैं एक्ट कर रहा होता हूं, और ललित मेरे साथ थे। तो हम जिस लड़के की मदद लिया करते थे वो था नहीं, तो अब हम ललित सर बोले हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे ललित जी बताया ना, हम सब लोग इतने मतलब इतना अच्छा साथ मुझे मिला है, ललित उसमें से एक हैं कि अरे ये छोड़िए, ललित ने मेरा एक रोल भी किया एक बार, आपके देखिए आपने अच्छी बात छेड़ी। अब ललित की जय बोलनी पड़ेगी। तो उसमें ऐसा हुआ कि यही शहीदों ने लौ जगाई जो प्ले था, शो इसका कहीं बाहर होना था, शायद आगरा में होना था। ऑफिस में हमें टिकट था, जाना था। ललित भी शायद पता नहीं, शायद ललित पता नहीं याद है जा रहे थे नहीं जा रहे थे। क्या हुआ, मुझे ऑफिस से पता लगा कि कल एक मंत्री क्या मीटिंग है और मंत्री को ब्रीफ मुझको ही करना है। मतलब हमको ब्रीफ, मंत्री को मुझे ही ब्रीफ करना है, और वो मंत्री को ब्रीफ करना, उसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं, क्योंकि उनको असेंबली में कहीं पे कुछ जवाब देना था।
मैंने अपने बॉस से पूछा, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा मुझे कुछ जरूरी काम से निकलना है। बोले देखो ऐसा है कि मंत्री क्या है, तुम ही कर सकते हो, और कोई दूसरा ऑफिसर नहीं है जो मंत्री को इस बारे में सही से रिपोर्ट पेश कर पाए या उनको जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं, तो यू हैव टू बी देयर। बाकी आपको कहाँ जाना है, क्या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने सीधे अपने टीम को कहा भाई आई एम सॉरी, कल मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है तो मैं तो नहीं चल पाऊंगा, अब क्या करूं। तो हमारे ललित सिंह पोखरिया, ये हम लोग के अक्सर साथी रहते हैं, तो हमारे लोगों ने इनको पकड़ा और रास्ते भर इनको जो हमारी एक उसमें नरेट मतलब मैं नरेटर बनता हूं तो बड़ी बड़ी स्पीचें हैं उसके अंदर, वो मुझे बोलनी होती, तो रास्ते भर इन्होंने खूब रट्टा लगाया और इन्होंने मुझे बहुत गाली दी। और फिर उस केस में क्या हुआ कि लाइट के लिए शायद एक एनएसजी का पढ़ रहा था लड़का, क्या नाम था, रोहित चौधरी, उसको शायद बुलाया गया और फिर ललित ने मेरा रोल किया वहां शहीद होने लौटकाई जो में। तो लाइट ही नहीं, इन्होंने रोल भी किया है मेरा, और रोल किया है, वही मैंने कहा ना कि मुझे नौकरी के चक्करों में मुझे कई बार, तो प्रायोरिटी मेरी वो रही, जरूर अगर मैं नहीं गया तो ललित थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के केसेस नाटक में बहुत होते हैं और लोग खूब मदद करते हैं एक दूसरे के, और नाटक कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, और नाटक होता है। एक अभी टाइम हो तो मैं आपको इसी से जुड़ी एक किस्सा और सुना दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। सर बिल्कुल हाँ। टाइम है सर, बिल्कुल टाइम है सर। रंजीत कपूर जी का जो प्ले है, एक संदेश समिति की उठक बैठक, ये पहले इसमें ये दर्पण लखनऊ का प्ले है और डॉक्टर रस्तोगी बड़ी अहम भूमिका इसमें करते हैं, और रंजीत कपूर जी का बड़ा अच्छा प्ले माना जाता है ये, और मुझे लगा भी, क्योंकि पता नहीं कितने शो तो मैंने ही किए उसके, मैं उसमें क्योंकि हम लोग बताया ना कि हम लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं और अपनी अपनी संस्थाओं में करते हैं, तो दर्पण लखनऊ की टीम का ये प्ले ऑलरेडी माउंट हो चुका था, स्टेज हो चुका था। शायद 2004 या 5 की बात होगी। ये डॉक्टर रस्तोगी का फोन आया होली के 2-3 दिन पहले मेरे पास, कह रहे गोपाल इसमें एक एक्टर हैं विजय बनर्जी, आपने शायद नाम सुना हो, कानपुर के और लखनऊ के बहुत बढ़िया बेहतरीन एक्टर्स में गिनती होती है। उसमें रेडियो में ही वो काम भी करते थे और गजब का, और वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, अभिनेता बहुत अच्छे हैं वो, और स्पीच में बहुत कमांड है उनको। तो उन्होंने कहा कि वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो तुम करो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मजाक क्यों कर रहे हैं, कहाँ विजय बनर्जी, कहाँ गोपाल सिन्हा, और मैं तो कभी कभी करता हूँ। बोले नहीं यार, अब जो भी है तुम्हें करना है, और कोई यार तुम हाँ करो, और मैंने बहुत सोच समझ के तुमसे मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कब होना है, बोले 2 दिन बाद होना है। अब आप सोचिए, रंजीत कपूर का प्ले, नेशनल फेम का प्ले, डॉक्टर रस्तोगी, लखनऊ के दिग्गज कलाकार स्वदेश बंधु, विजय वास्तव जी, अगर तुम लखनऊ में रहे हो जानते होगे, विमल बैनर्जी, डॉक्टर रस्तोगी, सब लोग काम कर रहे हैं, और उनके बीच में गोपाल सिन्हा को जाना है ऐसे में, और अच्छा खासा रोल, 2 दिन बाद शो है। तो मैंने कहा करेंगे नहीं गोपाल यार, तुम हाँ कर दो, तैयारी हम करवाएंगे। तो साहब खैर, वो जैसे मैंने कहा ना कि वो जब जिम्मेदारी ली है तो फिर करनी है। 2 दिन हमने खूब रिहर्सल में गए और सब चीज हुआ, मेहनत करी। शो का दिन आया तो सुबह पता लगा हमारी वाइफ बाथरूम में गिर गई, और उस शो के, लखनऊ में शो के अगले दिन हम लोग को जाना है जोधपुर, उदयपुर में कोई फेस्टिवल थे, वहां पे शो लगा था। तो लखनऊ में शो, फिर जोधपुर में, फिर उदयपुर में, वाइफ बाथरूम में गिर गई, और अध कचरा जो भी मैंने तैयार किया था अपनी ओर से, पक्का ही किया था, लेकिन वो आप जानते हो 2 दिन में कहीं, और फिर अजीत कपूर जी का और उनका डायरेक्शन और उनका प्ले, वो बड़े, उनके प्ले बड़े लंबे होते हैं, 2-2.5 घंटे के। खैर साहब वो मदद करी कि भगवान की, डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऐसा कोई चोट नहीं आई है, निकल जाएगा, आप अपने काम कर सकते हैं। तो साहब हिम्मत करके शाम को प्ले हुआ, वो सब कुछ हो गया। जब हम लोग अगले दिन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे तो पता लगा कि एक और इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट वो किसी वजह से नहीं जा रहा है। अब क्या किया जाए, तो फिर एक, अब ढूंढा, अब वही बात है ना कि अब शाम को ट्रेन पकड़नी है और आर्टिस्ट मना कर रहा है,
और कहाँ जाना है, उदयपुर और जोधपुर ऐसी जगहों पर जो नाटकों के लिए एक अच्छे जगह मानी जाती हैं और नाम जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर सोगी बहुत परेशान, क्या करूं क्या करूं, जिससे बात करें वो भाग जाए। भाई कौन तैयार करेगा। एक यंग लड़का पकड़ में आया, उसको जबरदस्ती उठा के, वो आजकल अजमेर में है, वो अच्छा काम कर रहा है, फिल्में बनाता रहता है, उसको पकड़ के बैठा लिया। और इस बीच में 2-3 चेंजेस और भी कुछ हुए थे। तो साहब रास्ते भर उसको उस एक्टर का रोल कराया गया और उसके बाद जो है वो वहां पर जाके शो हुआ। फिर इस बीच में डॉक्टर, एक जो आर्टिस्ट चेंज हुए, तो डॉक्टर रस्तोगी जो रोल करते थे उनको वो रोल छोड़ के किसी और को देना पड़ा और किसी दूसरे का रोल उन्होंने खुद किया। तो और ये सब तब हो रहा है जब रंजीत कपूर का नाम जुड़ा हुआ है, 2.5 घंटे का प्ले है, आज समारोह में होने जा रहा है और सब आर्टिस्ट अपनी मेहनत से। और गोविंद आप मानोगे, मतलब विश्वास नहीं होगा, जितने शो हुए सुपरहिट। मतलब ये सारे आर्टिस्टों की कि रात भर ट्रेन में लोगों को रटा रटा के चल कर फिर कर। और डॉक्टर रस्तोगी इस मामले में बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन वाले आदमी है। वो ठान लेते हैं और रिहर्सल में और याद कराने में तो पीछे नहीं हटते हो। और साथ में लड़के लड़कियां थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली। तो ये जो एक किस्सा था, द शो मस्ट गो ऑन। तो साहब अगर आर्टिस्ट से कैसे इमरजेंसी में कराया गया, जो ललित ने किया हमारे साथ, वो यहाँ पर उसका नाम अजय कुमार सिंह, मुझे अभी भी याद आ रहा है नाम। तो डॉक्टर साहब भी गवाह हैं और रंजीत कपूर जी को भी पता होगा कि किस तरह से ये चीजें करी गई। और इमरजेंसी में आर्टिस्ट को पकड़ के मंच पे बैठा दिया कर, और करा उसने, मतलब अच्छी बात ये करा उसने। तो ये कुछ ऐसी एक और हुआ था। ये बात है सन 1985 की। पटना में केबी चंद्रा साहब का बहुत बढ़िया प्ले था, हमीदाबाई की कोठी, बड़ा भव्य सेट और उनकी ड्रेस वगैरह। हम लोग साहब पटना के लिए तैयार, ट्रेन पहुंचे तो पता लगा कि एक जो हमीदाबाई की कोठी में एक लड़की जो हमीदाबाई की लड़की का रोल करती है वो नहीं आई। पता लगा कि साहब उस समय वो लैंडलाइन के फोन होते थे, कहीं से किया गया फोन, तो उसकी मदर ने कहा कि नहीं वो नहीं जाएगी, कुछ नाराजगी पता नहीं। तो हमारी टीम के लोग, ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई, लोग घर गए, उसके मना कर दिया। अब क्या किया जाए। तो हमारे बीच में जो एक लड़की जा रही थी किसी और काम के लिए, उसको रास्ते भर, और बड़ा डिफिकल्ट प्ले, उर्दू थी उसमें और बड़ा इमोशनल था साहब, उसको फिर साहब कराया गया और उसने और बहुत अच्छा रोल किया उस लड़की ने। उसके बाद जितने भी हमीदाबाई कोठी के रोल वो परफॉर्मेंसेस हुई, उसी लड़के ने किया। तो ये एक नाटकों की एक ऐसी, मैं कहता शायद आप तुमने भी देखा होगा कई बार, कैसे आर्टिस्ट अचानक एंड टाइम पर जाते हैं और पब्लिक जो है उससे इसको मतलब नहीं है कि इस आर्टिस्ट ने 24 घंटे में, उसको तो परफॉर्मेंस परफेक्ट देखने मिलनी चाहिए। जिस जिस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो आया है वो उसको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे आर्टिस्ट की जो एक ये टेम्परामेंट रहा है, जो पैशन रहा है, अगर सतीश आनंद जी अभी भी होंगे लाइन पर और ललित होंगे तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा अपने कोलीग्स को, जो भी आर्टिस्ट रहे हैं, तो कैसे वो एक दूसरे की मदद करते हैं और दर्शकों तक ये बिल्कुल भी आभास नहीं होने देते कि रातों रात आर्टिस्ट बदल गया। जो आप बता रहे हैं जो ये आप लाइफ में बता रहे ज्यादा हैं ये होता है लाइफ वैसे। में ज्यादा होता है वैसे। जो सब कुछ क्या एंड मौके पे सब कुछ करना एंड पड़ता मौके है। पे करना पड़ता है। लाइफ जब हाँ, यस यस यस। ये तो खैर मानता हूं भाई, तुमने बात मेरे मेरे मन की बात छीन ली एंड टाइम पर। अब आपको स्पॉट करना है, सेट तैयार नहीं हो रहा, मालूम पड़ा कि जहां पे वो खड़ा होना है, आदमी मेज लगनी है, वहां मेज नहीं आ रही अभी। अब आप खड़े हैं कि और डायरेक्टर कहता है कि इट इज नॉट, इट इज योर प्रॉब्लम। अब आप मैनेज कर रहे हैं कि वो भाई यहाँ स्पॉट है, फिर वो स्पॉट आया तो आर्टिस्ट को कहाँ है, आर्टिस्ट भी होता है, मैं तो एक्टर हूँ। अब आप पकड़ के लाइए, बताइए भाई तुम्हारा देखो स्पॉट उस हॉल में यहाँ पर था, यहाँ पर इतना आगे पीछे सेट की डायमेंशन चेंज हो गई है, हॉल छोटा है, तुम्हारा स्पॉट या तुम्हारी एंट्री और तुम्हारा यहाँ पर। तो एंड टाइम तक आपको लगता है कि यार क्या करें, पता लगा बल्ब फ्यूज हो गया एंड टाइम पर। उसने कहा कि साहब ये तो बल्ब फ्यूज हो गया, अब वो बल्ब लाइए या कुछ और। इस तरह की घटनाएं भी मेरे साथ बहुत हुई हैं।
एक चीज और आपने एक जैसे चीज कहा और ना आपने जैसे कहा ना मैनेजमेंट में आपने बहुत काम हाँ। किया, आपने बहुत काम किया, तो सर तो हमारे सर जितने भी इंस्टीट्यूट हमारे है वहाँ जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है नहीं वहाँ पढ़ाया मैनेजमेंट जाता, नहीं पढ़ाया जाता। तो उसके बारे तो में उसके आप बारे क्या में सोचते हैं कि आप क्या कितना सोचते हैं कि इम्पोर्टेंस है कितना मैनेजमेंट का? इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का? ऐसा है गोविंद, मैं तो भाई मानता हूं कि देखिए मैनेजमेंट तो हर चीज में होना चाहिए। और अब मुझे पता नहीं कि जो रंग विद्वान हैं उनकी क्या सोच है, जो बहुत कुछ जिन्होंने पढ़ा भी है और किया भी बहुत है, और उन्होंने प्रोडक्शन भी बहुत बड़े बड़े किए हैं। और मुझे लगता है कि एक पैटर्न तो मैनेजमेंट का अपनाते हैं वो लोग। मुझे हमेशा ये लगता रहा, और मैंने बहुत पहले अपने साथियों से इस बात को शेयर भी किया था कि एक मैनेजमेंट का, थिएटर मैनेजमेंट का एक कहीं ना कहीं करिकुलम में हिस्सा अवश्य होना चाहिए। और एक प्रोसेस है जो करने की, वो आर्टिस्ट या डायरेक्टर या टीम अपने हिसाब से करेगी, अपने संसाधनों के हिसाब से करेगी। लेकिन जैसे हर चीज के एक अपने तरीके होते हैं, वो तरीका बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी बात होती है, आप नाटक करते हैं, लोग कहते हैं कि नाटक का जो मंचन होता है, जो तैयारी होती है, वो ऐसा होता है जैसे एक लड़की की शादी की जाती है। तो लड़की की शादी करने में भी कोई ऐसे, वहां पर भी एक्सपीरियंस है, पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन आप देखिए कि फर्क पड़ता है, कौन किसके घर में शादी हो रही है। हम लोग बात करते हैं ना, यार उसके यहाँ शादी हुई थी लड़की के, अरे यार वह क्या बढ़िया अरेंजमेंट थे, इसकी दिक्कत नहीं, और हर चीज ये थी। तो वो तब होता है जब उसको आप एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एकेडमिक्स के लिए बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन खुली हुई हैं। तो मेरा तो ये मानना है गोविंद की थिएटर मैनेजमेंट का एक डिवाइस हमें करनी चाहिए। और उसमें राइट फ्रॉम स्क्रिप्ट सिलेक्शन के बाद जहां से हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, वहां पर बताने में कोई भी हर्ज नहीं है बच्चों को कि हाउ शुड दे प्रोसीड। मतलब बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपको हॉल में करना है, प्रोसीनियम थिएटर है, आपको ओपन मंच पे करना है, आपको सोलो आर्टिस्ट है, टीम है पूरी, प्लस पब्लिसिटी कैसे करनी है, आर्टिस्ट दर्शक कैसे आएंगे, किस शहर में आप करने जा रहे हो, आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, और प्रेस है, प्रेस को कैसे हमें कवर करना है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो एक इसमें बताने वाली बातें हैं। इसमें एक प्रोसेस, कभी कभी आप देखें ना, मालूम पड़ा कि वो नाटक शुरू होने वाला है, और पता लगा प्रेस वाले आ रहे हैं, आपका ब्रोशर नहीं है, ब्रोशर छपा है। लेकिन वो क्या है, वो पता लगा कि वो कुछ देख, क्योंकि हर आदमी बहुत सारे काम देख रहा है। पता लगा कि वो चला आ रहा है प्रेस वाला भागता हुआ अपने स्कूटर पे पूरा बंडल लिए हुए, और तब तक प्रेस वाले चले गए और आपका वो जो है वो बेकार हो गया, या उसमें पता लगा कि बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स लग रही। तो मेरा मतलब है कि आपके संसाधन चाहे उतने होना हो, नाटक में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो एक प्रोसेस है वो बच्चों को रेखांकित जरूर करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और जो मैं कभी कभी बीएनए में कई बार मैं वाइवा के लिए मैं गया भी हूँ, बच्चों को मैंने किया, मुझे लगता है कि बच्चों को पूछे कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं उसका भटकाव होता है। कर लेते हैं, जब कूदते हैं कर लेते हैं, लेकिन जब इतनी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं हम उनको कि ये डिजाइन है, ये स्टेज क्राफ्ट है, ये नाटक ये हैं, आप स्क्रिप्ट ये है, कैसे चयन करना है, कैसे अभिनय करना है। तो प्रोडक्शन का जो एक टोटल मैनेजमेंट है थिएटर का, हम थिएटर मैनेजमेंट ही कहेंगे उसको, जिसमें मेन ये है कि जो प्रोडक्शन करते हैं हम, उसका कैसे मैं कहता हूँ, उसका एक कहीं ना कहीं हमारे रंग विद्वानों को एक उसका डिवाइस बनानी चाहिए, और वो बच्चों से जरूर शेयर करनी चाहिए। मतलब अगर मुझसे कोई कहे कि तुम क्या करोगे, तो आई कैन ड्रॉ ए ब्लूप्रिंट कि भाई ये चीजें होती हैं, ये मतलब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो मेरे दिमाग में है कि कैसे बच्चों को क्या बताना है, कैसे कैसे करना है, व्हाट थिंग्स दे शुड फॉलो, व्हाट। एक होता है ना, आप एक इंजीनियरिंग होता है पर्ट चार्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि किस समय कौन शुरू होगा, आपने कोई बनाना शुरू करी तो अब इसमें ये डालना है, तो ये चीज अब आएगी, ये चीज पहले आके ना फंस जाए, ये राइट टाइम पर आनी चाहिए। तो पर्ट चार्ट होता है किस समय कौन सी चीज कब पूरी होगी और कौन सी चीज उसको ऐड करेगी। तो नॉट दैट पर्ट चार्ट, मैं तो टेक्निकल भाषा की बात कर रहा हूं, लेकिन हम जरूर ये बात कर सकते हैं कि हम यहां तक पहुंच गए, अब हमें
पब्लिकेशन का मटेरियल कब तैयार करना है, हमारे आर्टिस्ट कब सब तैयार हो जाएं, हमें जो सीन्स हमारे हैं कैसे तैयार करने हैं, स्टेज क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कारपेंटर को बुलाना है, कौन से स्टेज सेट करता है उसको बुलाना है, ये सब चीजें हमें जरूर किस मौके पर कब क्या करना है, ये बातें जरूर बच्चों से शेयर करनी चाहिए। और मैं फिर रिपीट करूंगा, इसके लिए एक हमको डिवाइस जरूर बनानी होगी ताकि हम उस डिवाइस के माध्यम से बच्चों के साथ थिएटर मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है जरूर शेयर कर सकें। जरूर सर, मतलब और बहुत जरूरी बात, जरूर बात बोली कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है। नहीं, मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट का हाँ बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि थिएटर तभी बहुत और अच्छे रूप में हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर काफी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, 1 घंटे हो गए सर। हाँ हाँ यस। और आप तो मतलब आपने तो ऐसे समय निकाला है कि आप तो दूसरे शहर गए, इन्विटेशन भी था। हाँ नहीं भाई भूटान, तुमको मैंने कहा ना कि ये तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमको कि लोगों से शेयर किया, और जो लोग भी सुन रहे हैं या नहीं बाद में सुनेंगे अगर इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे दिल के करीब की बात है। और आज जो अंदर बातें रहती हैं वो तुमने हमसे कहलवा ली, वरना तो वो सब बातें मेरे अंदर ही रहती। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। आज वो हमने शेयर करी अपने थिएटर के लोगों के साथ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। बहुत बहुत सर, धन्यवाद सर। और थोड़ी नेट की भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ यस यस यस। हाँ तो मैं समझता हूँ कि अब शायद काफी कुछ हमने बोल लिया। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। देखो गोविंद, किस्से बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियां हैं उसके लिए भी, मतलब कैसे हमको थिएटर्स में जाके दिक्कतें हुई, वो लोगों के लिए कैसे परेशानी का सबब बनती, कैसे आपको अपना आगे के लिए तैयार करती हैं, ये बहुत चीजें ऐसी हैं। वो तो समय के साथ चलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि जब आदमी कूदता है खुद, तो उसको बहुत कुछ जो लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसको आगे बनाने में बहुत मदद करता है। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर हो गया, और थैंक ये तो सफिशिएंट टाइम जो तुमने मुझे बोला, और मैंने बोला भी बहुत, तुमको तो मैंने बोलने नहीं दिया। मैं ही बोलता रहा। सर, नहीं सर, आपका ही बोलना जरूरी है सर। हाँ तो आई थिंक संतुष्टि रही होगी। हाँ जी जी, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। गुड नाइट। ओके, थैंक यू।